हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैंड वॉशिंग, जो कि हैंड वॉशिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और हैंड वॉशिंग होती है वो आपका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आपका मेनली आपका जो हैंड वॉशिंग होता है, हैंड वॉशिंग का जो मेनली पर्पज होता है आपका क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। यानी कि जो मेन एस्पेक्ट होता है हैंड वॉशिंग का वो आपका प्रिवेंशन ऑफ द क्रॉस इन्फेक्शन। जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन जो फैलता है उसे क्रॉस इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। और क्रॉस इन्फेक्शन अगर हॉस्पिटल सेटिंग्स में होता है तो उसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो कैसे अपन प्रॉपरली हैंड वॉशिंग करके एक प्रिवेंशन कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं या इन्फेक्शन को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, उन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपन डील करने जा रहे हैं। तो हैंड वॉशिंग होती है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक हैंड वॉशिंग एक एस्पेक्ट होता है, जो कि क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम में आता है, या क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करता है, या क्रॉस इन्फेक्शन की या प्रिवेंशन या इन्फेक्शन को रोकने का या उसकी रोकथाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो आपका सबसे सर्वप्रथम हैंड वॉशिंग का ही आता है। जब भी आप किसी पर्सन को टच करते हैं या किसी पर्सन के पास अपन मिलने जाते हैं तो सबसे पहले अपन क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको हैंड वॉशिंग करना होता है, ताकि जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस थे हाथों में लगे हुए थे वो रिमूव हो सके और आप आसानी से जो प्रिवेंशन हो सकता है उसका ट्रांसमिशन का जो बैक्टीरियल ट्रांसमिशन या फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ट्रांसफर था उसको आप आसानी से हैंड वॉशिंग के थ्रू उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हैंड वॉशिंग क्यों जरूरी है। हैंड वॉशिंग आपकी जरूरी होती है आपके क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो हैंड वॉशिंग में अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हैंड वॉशिंग, या जो मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हैंड वॉशिंग में वो आपका सोप का होता है, या फिर आपके गीला वाटर से उसको वेट करने का होता है, या टाइम का होता है, या आपके फ्रिक्शन का होता है। तो इसमें आंसर हमेशा आपको फ्रिक्शन देना होता है। यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हैंड वॉशिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हैंड वॉशिंग का। और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग इज, तो आपको आंसर देना होता है फ्रिक्शन। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कि आपने साबुन अच्छी तरीके से लगा लिया, अच्छी तरीके से हाथों को धो लिया है, साबुन लगा लिया है, लेकिन अगर आपने फ्रिक्शन नहीं किया तो आपके जो भी बैक्टीरिया वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हैंड सरफेस पे थे वो पानी से रिमूव मेनली नहीं होते हैं। और उनको रिमूव करने के लिए मेनली आपको फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा आप फ्रिक्शन करते हैं उतना ही आप अपने हाथों को यानी कि हैंड हाइजीन को परफेक्ट कर पाते हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है हैंड वॉशिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो फ्रिक्शन का होता है या रबिंग का होता है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैंड वॉशिंग ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग, तो हमेशा आंसर जाता है उसका फ्रिक्शन या रबिंग। जितना ज्यादा आप रबिंग करोगे, फ्रिक्शन करोगे, उतना ही आपका जो हैंड वॉशिंग होती है वो प्रॉपरली तरीके से हैंड सैनिटाइज होते हैं। तो इसके बारे में डील करते हैं। अब 5 कंपोनेंट्स होते हैं हैंड वॉशिंग, यानी कि जो हैंड वॉशिंग करते हैं या हैंड हाइजीन करते हैं उसके 5 कंपोनेंट या 5 मूवमेंट्स होते हैं। 5 मूवमेंट्स होंगे। तो 5 मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कब अपन हैंड वॉशिंग आपको जरूरत पड़ती है, कब कब हैंड वॉशिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको 5 मूवमेंट्स याद रखने होते हैं। मूवमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग के कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, तो 5 मूवमेंट्स होते हैं जब जब आपको हैंड वॉशिंग करने की नीड होगी। जब आपने ये अगर आपको मोमेंट्स याद रखने हैं कि कब कब आपको हैंड वॉशिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसे मोमेंट्स के नाम से जानते हैं। यानी कि 5 मूवमेंट्स होते हैं हैंड वॉशिंग के। तो इसको ट्रिक याद बना, इसको इजी वे में बनाने के लिए एक ट्रिक बनाया है और ट्रिक का नाम है कि ब्लू बेबी अपनी ऑलवेज एंगर। इसका मतलब है कि जो अपनी ब्लू बेबी है, जो आपकी ब्लू बेबी जानू सानू सोना या मोना है, वो आपकी ऑलवेज हमेशा एंग्री रहती है। तो उसी के ट्रिक के आधार पर आपको सुविधा होगी और इसी के लिए मैंने एक ट्रिक का निजात किया है कि आपका ब्लू
बेबी ब्लू बेबी अपनी ऑलवेज एंगर, यानी जो आपकी ब्लू बेबी है, सोना मोना जानू बाबू सोना जो भी है आपका, वो हमेशा आपकी ऑलवेज एंगर रहती है, हमेशा गुस्से में रहती है, हमेशा नाक पे गुस्सा लेकर चलती है। तो वो आज अपन को उसका गुस्सा भी याद आएगा और अपने जो ट्रिक है वो भी आपको इजी वे में याद हो जाएगी। तो उसके गुस्से को भी आपको स्वीकार करना है। तो देखिए ब्लू ब्लू का मतलब हो गया यहाँ पर कि आपका बिफोर एनी प्रोसीजर, जब भी आप कोई भी प्रोसीजर करें तो सबसे पहले आपको हैंड वॉशिंग करने की आवश्यकता होती है। या जब भी आप पेशेंट को टच करते हैं, बिफोर टचिंग द पेशेंट, जब भी आप पेशेंट को टच करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको हैंड वॉशिंग करने की आवश्यकता होती है। अपनी से आता है कि सबसे पहले आफ्टर प्रोसीजर, जब भी आपने कोई प्रोसीजर करी है तो प्रोसीजर के बाद आपको हैंड वॉशिंग करने की आवश्यकता होती है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट, या आपने पर्सन को टच कर लिया, जो पेशेंट था, पेशेंट को टच करने के बाद भी आपको हैंड वॉशिंग करना है। पर्सन को टच करने से पहले या पेशेंट को टच करने से पहले हैंड वॉशिंग करनी है। और लास्ट में जो एंगर है उसका मतलब होता है कि आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, अगर आपने पेशेंट को टच ना करके पेशेंट की अगर सराउंडिंग्स को भी टच किया है तो भी आपको हैंड वॉशिंग करने की आवश्यकता होती है। तो ये सभी 5 मूवमेंट्स होते हैं जिसमें कि आपको हैंड वॉशिंग करने की आवश्यकता होती है। तो 5 मूवमेंट्स में ब्लू बेबी अपनी ऑलवेज एंगर, यानी आपकी जो ब्लू बेबी जानू मानू सोना मोना जो भी है आपका, वो हमेशा आपकी एंग्री रहती है और उसका गुस्सा भी स्वीकार करना है, क्योंकि वो गुस्सा ही आज अपन को मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन के बारे में बताएगा और याद रखाएगा। तो इसमें ब्लू का मतलब होता है बिफोर एनी प्रोसीजर, जब भी आप कोई प्रोसीजर करते हैं तो उससे पहले हैंड वॉशिंग करना होता है। बिफोर टचिंग द पेशेंट, जब भी आप पेशेंट को टच करोगे उससे पहले हैंड वॉशिंग करना है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने के बाद आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है। और उसके बाद आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, मान लो आपने पर्सन को तो टच नहीं किया लेकिन पेशेंट के बेड को टच कर दिया, पेशेंट का जो बेड साइड लॉकर था उसको टच किया है, या पेशेंट के सराउंडिंग में जो भी होता है अगर उसको आप टच करते हैं तो भी आपको हैंड वॉशिंग की रिक्वायर होती है। और लास्ट में आता है कि आपका आफ्टर प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपको हैंड वॉशिंग करना है, प्रोसीजर के बाद हैंड वॉशिंग करना है, पेशेंट को टच करने से पहले हैंड वॉशिंग करनी है, पेशेंट को टच करने के बाद हैंड वॉशिंग करनी है, और लास्ट में अगर पेशेंट की सराउंडिंग्स को भी आपने टच किया है तो भी आपको हैंड वॉशिंग की रिक्वायर होती है। तो ये पांचों मूवमेंट्स आपको याद रखने हैं कि कब कब आपको हैंड वॉशिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद चलते हैं कि जो आपका अब 2 टाइप की हैंड वॉशिंग होती है। इसमें फर्स्ट आती है मेडिकल एंड सेकंड वन पे होता है आपका सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है, दोनों अलग अलग टाइप की हो सकती है, यानी दोनों अलग अलग टाइप की होती है। फर्स्ट में आएगी आपका मेडिकल हैंड वॉशिंग, एंड इस साइड में लिख देता हूं मैं आपकी सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल और सर्जिकल जो हैंड वॉशिंग होती है दोनों अलग अलग टाइप की होती है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी दोनों का अलग अलग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मेडिकल हैंड वॉशिंग, और मेडिकल हैंड वॉशिंग में जो आपका हैंड्स होता है उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग में हैंड की ये डायरेक्शन होगी, जब भी आप अपन बॉडी पे ये जब पानी को डाला जाता है तो जो हैंड में इसकी डायरेक्शन होती है तो वाटर रन करेगा आपका मेडिकल हैंड वॉशिंग में एल्बो टू हैंड्स, यानी एल्बो से पाम की तरफ इसमें वाटर रन करता है। वाटर रन फ्रॉम एल्बो टू पाम, पाम या फिर हैंड्स कह सकते हैं।
यानी कि जब भी अपन हैंड वॉशिंग करते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग करेंगे, तो उसमें आपको जो हैंड्स होते हैं या आपकी जो पाम्स होती है उनको आपकी बॉडी यानी जो एल्बो होगी, कोहनी होती है, उससे नीचे रखना होता है। और जो मेनली अपन नॉर्मली रूटीन में जो हैंड वॉशिंग करते हैं वो मेडिकल हैंड वॉशिंग ही होती है, जिसमें अपन एल्बो से नीचे आपकी जो एल्बो और एल्बो से नीचे रखते हैं। और ऐसे करके अगर कोई मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं जिसमें एल्बो से नीचे आपका क्या होगा, पाम्स होती है, तो ये आपकी मेडिकल हैंड वॉशिंग होगी। इसमें वाटर रन करेगा एल्बो, एल्बो से आपकी पाम की साइड अगर वाटर रन करता है। इसमें मेडिकल हैंड वॉशिंग जब करते हैं जब आपका जो एल्बो वाला जो एरिया होता है वो मोर क्लीन होता है और जो पाम वाला एरिया होता है मोर इन्फेक्टेड होता है। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो लिस्ट कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड या मोर कॉमन टू मोर जो क्लीन टू लेस क्लीन एरिया की तरफ आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है। या हमेशा जब भी क्लीनिंग करते हैं तो भी वही प्रिंसिपल याद रखना होता है। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग में जो वाटर रन करेगा एल्बो से आपकी पाम की साइड में वाटर रन करता है। इसके बाद मैं बात करूं कि सर्जिकल, तो सर्जिकल में वाटर रन करेगा, वाटर जो रन करता है फ्रॉम पाम टू एल्बो, इसमें उल्टा हो जाएगा। और अगर आपका सर्जिकल और सर्जिकल में जो आपकी पाम होती है वो लेस कंटामिनेटेड होती है एल्बो की बजाय, तो वाटर रन करेगा, तो इसमें वाटर रन करेगा फ्रॉम पाम टू एल्बो यानी कि पाम। अब इसमें ऊपर आपकी पाम रहेगी और नीचे एल्बो रहेगी, क्योंकि जो पाम होती है वो आपकी कम कंटामिनेटेड होती है, लेस कंटामिनेटेड होती है। और उसमें प्रिंसिपल यूज किया जाता है कि लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। सर्जिकल हैंड वॉशिंग जब करते हैं जब आपका अगर पाम है वो आपकी लिस्ट कंटामिनेटेड है और एल्बो मोर कंटामिनेटेड है, तो आपको लिस्ट से मोर कंटामिनेटेड की तरफ जाना होता है। तो इसमें पाम और पाम से वाटर को रन करते हैं, एल्बो की साइड में जाते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि टाइम क्या होता है। तो सर्जिकल मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम होता है 40 से 60 सेकंड होगा। और एग्जाम में 2019 के पेपर में दिल्ली एम्स ने पूछा था कि जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है उसका टाइम इंटरवल कितना होता है, तो उसमें आंसर दिया था, आंसर गया था कि 40 से 60 सेकंड होगा। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम होता है 40 से 60 सेकंड होता है। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग के मैं टाइम की बात करूं तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम होगा 3 से लेकर के 5 मिनट होती है। सर्जिकल की हैंड वॉशिंग करते हैं, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी सर्जिकल सर्जरी से पहले आपका या सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं तो उससे पहले आपको 3 to 5 मिनट आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है, जबकि मेडिकल हैंड वॉशिंग 40 to 60 सेकंड तक करेंगे। लेकिन अगर बात करूं कि स्क्रब ओटी में अगर ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन थिएटर में अगर स्क्रब करना है तो आपको 5 से 10 मिनट इसका टाइम होगा। स्क्रब का टाइम होता है 5 से लेकर के 10 मिनट स्क्रब का टाइम होता है, जबकि सर्जिकल हैंड वॉशिंग का 3 से 5 मिनट होगा। लेकिन अगर आप ओटी में स्क्रब कर रहे हैं तो वहां पर जो बीटाडिन आयोडीन से या पोविडिन आयोडीन या बीटाडिन से, जहां पर आपकी बीटाडिन से यहाँ पर आपकी क्लीनिंग करते हैं या सर्जिकल हैंड वॉशिंग या स्क्रब करते हैं तो 5 ओटी में अगर स्क्रब करना है 5 से 10 मिनट करोगे। मेनली जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम होता है 3 से 5 मिनट का होता है, मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम होता है 40 से 60 सेकंड का होता है। अब अगर आपका हैंड सैनिटाइजर की बात करें या हैंड रबिंग की बात करें कि मान लो आपने हैंड सैनिटाइजर का यूज किया है और इसमें आता है कि मेडिकल हैंड वॉशिंग है, तो मेडिकल हैंड वॉशिंग में आप फ्रिक्शन का टाइम कितना होगा, तो इसमें 15 से 20 सेकंड के लिए आपको फ्रिक्शन करना होता है। यानी कि जब भी आप फ्रिक्शन करोगे 40 से 60 सेकंड का टोटल टाइम होता है जिसमें आपको मेडिकल हैंड वॉशिंग करनी होती है। लेकिन उसमें 15 से 20 सेकंड के लिए आपको फ्रिक्शन करना है, अच्छे से फ्रिक्शन करना है ताकि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से रिमूव हो सके। और टाइम होगा 40 से 60 सेकंड होगा। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको हैंड सैनिटाइजर की बात करें कि आपको
हैंड सैनिटाइजर और हैंड सैनिटाइज करना आपके कोविड ने अच्छे तरीके से आप सबको सिखा दिया है। तो हैंड सैनिटाइज का भी जो टाइम होता है वो 15 से लेकर के 20 सेकंड तक, 15 से लेकर 20 सेकंड तक आपको हैंड सैनिटाइज करना होता है। या आप सैनिटाइजर से जब भी हैंड रबिंग करते हैं तो 15 से 20 सेकंड के लिए हैंड रबिंग करनी होती है। और जो भी आपका सैनिटाइजर आपने लिया है वो 15 से 20 सेकंड जब उसको रबिंग करोगे तो आपका लिक्विफाई होकर के आपका ड्राई हो जाते हैं हाथ, और उसी से आपका ये होता है। तो इस तरीके से आपको दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं आपकी स्टेप्स के बारे में कि जब भी आप हैंड वॉशिंग करोगे तो हैंड वॉशिंग होगी उसमें कितनी स्टेप्स देखने को मिलती है। तो 5 मूवमेंट्स होते हैं और मेनली 7 स्टेप्स आपकी हैंड वॉशिंग में देखने को मिलती है। लेकिन अभी आपका जो रिस्ट वाला था उसको कम यूज किया जा रहा है, तो मेनली अब 6 स्टेप यूज होने लग गई है। लेकिन पहले जो पुरानी थी वो 7 स्टेप थी, लेकिन नई गाइडलाइन में अभी मेनली 6 स्टेप को यूज किया जा रहा है। तो स्टेप्स की बात कर लेते हैं, उसको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट करते हुए चलेंगे अपन की स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग की स्टेप्स कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप हैंड वॉशिंग करते हैं तो हैंड वॉशिंग करने से पहले आपको जो आपका टैप होता है या नल होता है उसके नीचे अपने हाथों को क्या करना होता है, ये नल को चालू करना है। टैप को चालू करने के बाद उसमें अपने हाथों को इजी वे में आपको उसको वेट करना होता है। हाथों को गीला कर लिया, हाथों को गीला करने के बाद आपको 3 से 5 ml सोप या आपका जो भी लिक्विड यूज करते हैं आप, चाहे डेटॉल का हो, लाइबॉय का हो, चाहे अदर कोई कंपनी का हो, जो भी अपन लाइजोल हो, जो भी अपन यूज करते हैं उसको आपको क्या करना है कि उसको हाथ में लेना है, यानी कि उसको पाम में डालना है एनफ अमाउंट में, यानी 3 से 5 ml आपको हाथ में उसको रब करना होता है, यानी डाल करके पाम में। जो फिर आपकी फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपने हाथ को वेट कर लिया, वेट करने के बाद 3 से 5 ml आपने सोप या जो भी आपका जो सॉल्यूशन था वो आपने पुट कर लिया है पाम में। उसके बाद में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको रब करना होता है पाम टू पाम। अब जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है उसको फर्स्ट स्टेप में रब पाम टू पाम, जो पाम टू पाम को आपको रब करना होता है। सबसे पहले हाथों में आपने जो सॉल्यूशन लिया था उसको आपको पाम टू पाम उसको रब करना होता है, ताकि वो आसानी से उसका इसमें फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने से वो जो आपका सोप या साबुन था आसानी से झाग देगा और वो आसानी से आपके जो सरफेस एरिया को कवर कर लेगा पूरे हैंड्स को। तो सबसे पहले आपको रब करना होता है पाम टू पाम, इसमें रब करेंगे सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप में फर्स्ट में पाम टू पाम आपने रब कर लिया, उसके बाद में क्या करना होता है सेकंड स्टेज में कि आपकी जो बैक ऑफ हैंड होता है, यानी कि जो डोर्सल सरफेस होगा, डोर्सल सरफेस होता है हैंड्स का या बैक ऑफ हैंड्स होते हैं, उनकी आपको क्लीनिंग करनी होती है। तो राइट वाला जो हैंड्स होता है उसको लेफ्ट वाले हैंड्स के ऊपर रखना है, और आपकी जो फिंगर्स होगी, फिंगर्स को इन दोनों फिंगर्स यानी कि इन फिंगर्स के बीच में आपको इंटरलैप्स करना होता है। इंटरलैप्स करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से डीपली जाकर के इसकी आराम क्लीनिंग करनी होती है, ताकि जो यहाँ के आपके फिंगर डिजिट के बीच में जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो आसानी से उनका रिमूवल हो सके। तो वाइस वर्सा करना है। फिर आपको लेफ्ट को राइट पे रख करके राइट वाले लेफ्ट से राइट वाले की आपकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग करनी होती है। तो सेकंड स्टेज में क्या करना है कि बैक ऑफ हैंड rubbing the back of hands with interlaced finger। थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है कि पाम टू पाम, अब वापस से आपको रबिंग करनी होती है पाम टू पाम। अब हाथों को वापस से सीधा करना है, वेंट्रल सरफेस पे आना है और रबिंग द palm to palm with
इंटरलैस फिंगर, यानी पाम टू पाम उसको रबिंग करना है, पाम टू पाम। अब थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, पहले आपने क्लीनिंग कर ली बैक ऑफ हैंड्स की, डोर्सल सरफेस की, अब आपको वेंट्रल सरफेस की क्लीनिंग करनी होती है। सेम उसी मैनर में करेंगे कि आपका जो राइट हैंड होगा उससे पहले लेफ्ट हैंड की क्लीनिंग करते हैं, और यही आपकी इंटरडिजिट में आपको इंटरलैस करना होता है, जिससे कि आपके जो अब जो फ्रंटल वेंट्रल वाला सरफेस था उसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी क्लीनिंग हो सके या उसका रिमूवल हो सके, तो उसके बाद में इसको क्लीनिंग करना होता है। फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं फिंगर को। आपको ये थर्ड स्टेज कंप्लीट हो गई। फिर फोर्थ स्टेज में आपको क्या करना है, ऐसे आपका हाथ लेना है और दूसरे हाथ की जो फिंगर्स होती है उनको दोनों को इंटरलॉक करना होता है। इंटरलॉक करने के बाद आपकी यहां से जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस थे आपकी फिंगर्स के पोस्टीरियर पार्ट पे या डोर्सल सरफेस पे उसकी क्लीनिंग करते हैं, ताकि यहाँ के जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो आसानी से यहाँ से रिमूव हो सके। तो फोर्थ स्टेज में आपको इंटरलॉक करना होता है फिंगर्स को और उनकी रबिंग करनी होती है। यानी कि फोर्थ स्टेज में क्या करेंगे, इंटरलॉक द फिंगर एंड रबिंग द फिंगर को इंटरलॉक करना है और उनकी रबिंग करनी होती है। अब आपने उंगलियों को सही से क्लीन कर लिया, लेकिन आपका अंगूठा अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ है कोई से भी स्टेप्स में, तो आपको रोटेशन ऑफ थंब। अब आपको सब बाद में क्या करना होता है, फिफ्थ स्टेज में रोटेशन एंड रबिंग ऑफ थंब, रोटेशन ऑफ थंब एंड रबिंग ऑफ थंब, रोटेशन करना है और उसकी रबिंग करनी होती है। जो आपका थंब अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ था कोई सी भी स्टेप्स में, तो उसको क्या करना है, फिफ्थ स्टेज में क्या करेंगे कि आपकी रबिंग करना होता है। अंगूठा होगा, हाथ को ऐसे पकड़ना है, उसके बाद में दूसरे हाथ के अंगूठे को इस तरीके से यहाँ पर लगाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, रोटेशन करना है। इस अंगूठे को यहाँ से आपका जो सरफेस एरिया जो क्लीन नहीं हुआ था उसको आपको क्लीन करने के लिए 1 2 3 4 5, यानी कि यहां से आपके इस वाले हैंड्स को यहां से पकड़ना है, यहां से अंगूठे को थंब को रोटेट करते जाना है और यहां से रबिंग करना है। एक हाथ से आपको रोटेट करना है और दूसरे हाथ के अंगूठे से यहाँ पर रबिंग करना है, यानी कि रोटेशन कर लिया, उसके बाद रबिंग करते जाना है और इस तरीके से आपका ये सरफेस एरिया क्लीन होगा। फिर उसके बाद दूसरे हैंड्स को पकड़ना है और उसी मैनर में आपको क्लीन करते हुए जाना है। तो इस तरीके से आपकी फिफ्थ स्टेज होगी वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में आपकी जो फिंगर टिप होती है उनको रबिंग करनी होती है रोटेशन मूवमेंट में, यानी कि सिक्स स्टेप में क्या करेंगे, रबिंग ऑफ फिंगर टिप्स। अब आपकी जो फिंगर की जो टिप्स थी वो अभी तक इन्वॉल्व नहीं थी, तो उनकी क्लीनिंग करनी है और रबिंग करना है फिंगर टिप्स का एंड फिंगर्स की रबिंग करेंगे, रोटेशन रबिंग ऑफ द फिंगर नेल्स इन फिंगर टिप्स इन रोटेटिंग मैनर। अब रोटेटिंग मैनर में थंब की जो फिंगर टिप्स थी उनकी क्लीनिंग करते हैं, यानी कि जो सिक्स स्टेप्स होती है, सिक्स स्टेप में क्या करते हैं, अब आपकी जो फिंगर टिप्स बची हुई थी इन फिंगर टिप्स को पाम में एक फिंगर टिप्स आपकी जो राइट वाले की लेफ्ट में लेनी है, लेफ्ट वाले की फिंगर टिप्स को राइट में क्लीन करना है, तो उसको रबिंग करनी होगी। और रबिंग कैसे करते हैं, यानी कि रबिंग ऑफ फिंगर टिप्स इन रोटेटिंग मैनर, ये जो आपकी फिंगर टिप्स को इस हाथ पे ऐसे लेना है, रबिंग करना होता है, फिर वापस से इसकी जो यूनिडायरेक्शनल में वापस से इसको रिवर्स डायरेक्शन में इसकी क्लीनिंग करते हैं। इस तरीके से पहले इस तरीके से करो, उसके बाद में वापस से इस रोटेशनल यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में इसकी क्लीनिंग करनी होती है। फिर सेकंड हैंड्स में आपकी जो सेकंड हैंड की जो फिंगर्स थी उनकी फिंगर टिप्स को आपको क्लीन करना होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा हैंड्स था यहां तक क्लीन हो चुका है। और जो पहले जो सेवंथ स्टेप थी इसमें वो थी कि आपके रोटेशनल मूवमेंट में आपकी जो
रिस्ट थी उसको क्लीन करना था, लेकिन मेनली अब अभी में 6 स्टेप ही रह गई है, यानी कि ये जो मेन स्टेप्स है आपकी। और अगर 7th की भी बात करें तो इसमें क्लीनिंग ऑफ रिस्ट, लेकिन अभी क्लीनिंग ऑफ रिस्ट यानी रिस्ट की आपको क्लीनिंग करनी होती है। उसके जब ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है तो उसके बाद में आपको हाथ को वापस से जो आपने रिमूव लगाया था सोप या साबुन या कोई भी तरीके का सॉल्यूशन, उसको आपको नल के नीचे वापस से आपको उसका क्लीन करना होता है। उसके बाद क्लीन करने के बाद या तो आपको स्टेराइल जो गोज होते हैं उनसे या कोई स्टेराइल टाउल से आपको उसको यूज करना होता है। और एक बार अगर आपने ऐसे यूज करके क्लीन करके डाल दिया तो एक से आपको एक ही बार क्लीन करना होता है, वापस से उसको स्क्रब को या जो भी आपका टावल होता है उसको यूज नहीं करते हैं। एक बार में एक साइड का क्लीन करेंगे, दूसरे टावल से दूसरे साइड का क्लीन करते हैं। इससे वापस से आपका कंटामिनेशन होने के चांसेस होंगे वो कम हो जाते हैं। उसके बाद में आपको एयर में आपको हाथों को क्या करना होता है, सुखाना होता है या ड्राई करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप होती है हैंड वॉशिंग की, कि सबसे पहले आपको वाटर में आपको वेट करना होता है, हाथों को गीला करना है। उसके बाद में आपको सोप सॉल्यूशन डालना होता है, 3 से 5 ml सोप सॉल्यूशन डाल करके हाथों की पाम टू पाम रबिंग करते हैं। पाम टू पाम रबिंग करने के बाद में सेकंड स्टेप में आपको डोर्सल सरफेस होती है हैंड्स की, उनकी जो इंटरलैस करके फिंगर्स को अच्छी तरीके से डीप क्लीन करना है। थर्ड स्टेज में आपको पाम टू पाम इंटरलैप्स करके फिंगर्स को क्लीन करना होता है। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इंटरलॉक करनी है आपकी, इंटरलॉक करना है फिंगर्स को और रोटेशनल मूवमेंट में उनकी रबिंग करनी है। फिफ्थ स्टेज में आपको रोटेशनल रबिंग करनी होती है, थंब की और रोटेशनल रबिंग करते हैं थंब की। फिफ्थ में सिक्स स्टेप में आपको जो फिंगर टिप्स होती है उनकी रोटेशनल रबिंग करते हैं और रोटेशनल रबिंग करते करते और सेवंथ स्टेप में होगी तो आपकी रिस्ट को क्लीन किया जाता है। ये प्रोसीजर्स आपको एग्जैक्टली फॉलो करनी होती है ताकि आपका कोई भी ऐसा पार्ट ना बचे बॉडी का या हैंड्स का जिससे कि आप वो क्लीन ना हुआ हो। तो अपन ने बेटर वे में एक अच्छी तरीके से हैंड वॉशिंग के बारे में आज सीख लिया है और आई होप आज से उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये टॉपिक आसानी से अच्छी तरीके से बिना रटे याद हो गया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक याद हो गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का कि बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते और यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। इसलिए बीते हुए लम्हे को कभी याद करके उनके बारे में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आप आने वाले जो आपका फ्यूचर है उसको किस तरीके से या प्रेजेंट और फ्यूचर को किस तरीके से आप सुनहरा बना सकते हैं उसके लिए आपको हमेशा प्रयास करना रहता है। हमेशा आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप आज से बेटर कल को कैसे, आप कल को आने वाले कल को आज से बेटर कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा वो फ्यूचर पर काम करना होगा। आने वाले जो समय बीत गया उसके बारे में ना सोचकर जो आने वाला समय है उसके बारे में ज्यादा सोचकर उसका एक अच्छी तरीके से सदुपयोग कर उस जीवन को सफल बनाने की या उस टाइम को सफल बनाने की आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। तब तक मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।